अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सना खान। प्रोग्राम है दो रुख। इस प्रोग्राम के तवासुत से बहुत सारे मामला जो हुकूमती ऐवानों में हो रहे हैं। आजकल तो बहुत ही ज्यादा एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें अरकान असम्बली ही एक दूसरे से हथम पेल हो गए हैं जी। पता ही नहीं चल रहा कि इनको कुर्सियों पे बिठाया गया है। ये हमारे नुमाइंदगे हैं पूरी दुनिया में। खैर, इस चीज को भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो शुगर मिल्स मालिकान और चीनी बरामद करने वालों का रिकॉर्ड तलब कर दिया गया है, जिसके अभी तक जो है जी हुकूमत नाम नहीं बता सकी, नाम बताने से गुरेजा है। हमारे स्टूडियोज में इस वक्त मौजूद हैं जी बीबी वडीरी साहिबा, जो PMLN से ताल्लुक रखती हैं। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ बेटा, आप सुनाएं कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इनके साथ ही जी मौजूद है राव खालिद अहमद साहब, जो PPP से ताल्लुक रखते हैं। सर, पहले मेरा आपसे सवाल ये है कि असेंबली के हालात जो आपने देखे हैं, एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है अभी, जो 24 अरकान को जो पनिशमेंट हुई थी, उसके बाद बड़ा मुश्किल से मामला जो हैं वो तय हुए, मगर उसके बाद फिर एक ऐसी हरकत जो दुनिया ने देखी, मतलब हमारा क्या इमेज आ रहा है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी सबसे पहले आपका कि आपने हमें इस हसास मौजू के ऊपर जो है मदऊ किया। देखिए, ये जमहूरियत का एक हुस्न भी है। वैसे जमहूरियत में आपको अपनी बात जो है वो करने का जो है पूरा अख्तियार हासिल है, और जो आपके असेंबली का जो प्लेटफॉर्म है ना, इस पे आप दुनिया की हर बात वहां पे कह सकते हैं जो आपके दिल में हो, और उसके ऊपर आपको किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं डाली जाती, आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं किया जा सकता, आपके ऊपर किसी किस्म का कोई ब्लेम नहीं लगाया जा सकता। आप पिछली जितनी भी यानी कि असेंबली की जो पुरानी आप वीडियोस निकाल के देख लें, वहां पर महमूद अचकज़ई साहब हों या ख्वाजा आसिफ साहब हों या दीगर और दोस्त जो हैं, उन्होंने असेंबली के प्लेटफॉर्म पे जो तकारीर की हैं, उन तकारीर के ऊपर कभी पकड़ धकड़ नहीं होती। अब मसला यह है कि हमें बर्दाश्त का मादा जो है वो कम होता जा रहा है। हमें बर्दाश्त जो है करनी चाहिए। मुखालिफ की बात जो है जब तक हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उस वक्त पॉलिटिक्स में हम आगे नहीं जा सकते। यहाँ पर जो है पहले हम लोग बात करते थे तो अगला मुखालिफ हमारी बात को ध्यान से आराम से सुनता था और उसके बाद वो उसका जवाब देता था। अब उसके दलील का जो है वो बात का जवाब दलील से देने के बजाय अब वो हाथापाई पर उतारते। ये एक गलत काम है। दुनिया की और असेंबलियों में भी इस तरह के काम तो होते हैं। आपने भी देखा होगा कि बहुत सारी असेंबलीज में जो है वहां पे कुर्सियां भी चली, सिर भी फटते हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन कम से कम पाकिस्तान में ये काम नहीं होता था। और अब जो है पाकिस्तान में भी ये जो काम शुरू हो गया, ये दिन ब दिन बढ़ता जाएगा अगर हमने आज इसको ना रोका तो। और इसमें सिर्फ मेन बात वही है, फिर जो मैंने अभी अर्ज की है, कि हमें अपने आप में बर्दाश्त का मादा और मुखालिफ की बात को सुनने के लिए हौसला पैदा करना चाहिए। जी बीबी वडीरी साहिबा, आप क्या कहेंगी इस मामले में? आपके सामने ऑपोजिशन हाथम पाई पर उतर आई है। मतलब पहले गाली गलौज होती थी, गलत लैंग्वेज यूज की जाती थी, सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड सो कॉल्ड चल गया, मगर इसके साथ साथ अब बात सुनने का स्टेमिना ही नहीं रहा। फौरन से एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, फौरन से मारने क्यों आ जाते हैं। ये क्या कल्चर शुरू हो रहा है? शुक्रिया सना बेटा, आपने मुझे बात करने का मौका दिया। अच्छा, मैं इस बात की चश्मदीद गवाह हूँ, क्योंकि असेंबली में थे कल भी और आज भी इसी पे बहस हो रही थी। आप मुझे बताएं बेटा कि जो हसन रियाज साहब हैं, वो अपनी चेयर पे बैठे हैं, अपनी चेयर पे बैठे फिर बाद में खड़े हुए। तो जो दूसरे डोगर साहब हैं, खालिद डोगर साहब हैं, वहां से उठ के आए, आके उनके वहां आके उसके थप्पड़ मारा, और वो अकेले नहीं थे। जब वो उठ के आ रहे हैं तो उसके पीछे 2-3 लोग मेंबर और आए। मुझे बताएं कि हम कहाँ जा रहे हैं बेटा? बिल्कुल। और स्पीकर साहब बार बार मना कर रहे हैं, रोक रहे हैं चीजों को। हाँ, आप देख स्पीकर साहब, हमें बेटा हो गया 1.5 साल तकरीबन, ऑलमोस्ट हो गया। आप बिलीव करें, जैसे ही हम असेंबली जाते हो तो एक एक मेंबर को, अपोजिशन को घंटा घंटा, 1.5 घंटा पहले टाइम देते हैं स्पीकर साहब। और हमारे मेंबर्स बैठे हैं, वो बार बार कह रहे हैं, मतलब अपना हाथ भी करते हैं और कहते हैं हमें भी मौका दिया ये बात करने का। लेकिन क्योंकि एक हाउस को चलाना है और एक जो माइंड में होता है कि जी ऑपोजिशन को, जैसे आपने कहा, मौका देना चाहिए, जैसे राव साहब ने कहा कि बर्दाश्त करनी चाहिए, तो मैं राव साहब समझती हूँ कि जितना इस दौर में ऑपोजिशन को बर्दाश्त किया, मैं नहीं समझती इसकी कहीं और मिसाल मिलेगी। और ये यही वजह है, जैसे कहते हैं ना कि
भला मानस अंदर वड़िया तो लुच्चा कहता मेरे तो डरिया, तो बिल्कुल ये वो वाला हिसाब हो गया। और बेटा मैं आपकी यहाँ चैनल से ये बात करना चाह रही हूँ कि इसमें हमारे जो लीडर हैं, जो हमारे कायदीन हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल है। अब मैं आपको अपनी एक बात बताती हूँ, हम इंग्लैंड बैठे थे तो कोई बात हुई तो किसी ने ना खान साहब का नाम ऐसे लिया, साथ कोई थोड़ा मतलब महजब से नहीं लिया, तो मियां नवाज शरीफ साहब ना गुस्से हो गए, कहते नहीं ऐसी बात नहीं करनी। और अब यहाँ ये है दूसरी तरफ न्याजी साहब का ये हाल है कि जो जितनी गालियां देता है, जो जितनी बेगैरती दिखाता है, उसको उतना बड़ा ओहदा दे दिया जाता है। तो बताएं हम अपने बच्चों को, अपने यूथ को, अपनी नौजवान नस्ल को किस तरफ ले जा रहे हैं। ये जो डोगर साहब हैं, ये जो खालिद डोगर है, आपके पास जरूर वो क्लिप भी होगा, आप देखना। सेनेट कल का तो चल रहा है, मैं आपको पिछली बात कर रही हूँ। सेनेट के इलेक्शन में ना इसने एक वो पंफलेट पकड़ा हुआ था अपने हाथ में, बैनर सा, और इतने बेहुदा हर्फ लिखे हुए थे, मैं वो नहीं बोल सकती। और मैंने उसको मैं आउट ऑफ द वे गलत, मैं समझती हूँ मैंने गलत किया, लेकिन एक बंदा जब बार बार एक चीज दिखा रहा है जो हम माएँ बहनें बेटियों के लिए शर्म की मकाम है, और वो भी ऑन द फ्लोर, तो मेरे पास वो जो थी ना बजट वाली बुक थी, मैंने उसको मारी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। वहां भी मुझे किसी ने कहा कि आपने कहना मैंने नहीं मारी, मैंने कहा मैं क्यों कहूँ मैंने नहीं मारी, मैंने मारी है, लेकिन मारी क्यों है ये साहब, ये सोचो, यहाँ पता करो कि मारी क्यों है। तो बेटा ये जो मुझे किसी अच्छे घर का लगता है, लेकिन मैं उनको भी कहूंगी बेटा ये आपका मेयार नहीं है। आप 2-2.5 लाख लोगों से वोट लेके आए हैं, आप अपनी पब्लिक के लिए, आप अपनी आवाम के लिए यहाँ कोई आवाज उठाएं, उनके कामों के लिए आवाज उठाएं, उनके जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए मसाइल उठाएं। आप बदमाश बन के हर जगह आगे होके हो जाते हैं, और जिस तरह उसने आगे आके उसकी चेयर पे थप्पड़ मारा, मैं समझती हूँ कि हमारे लोग तो बहुत ही, आप समझ लें या तो शराफत है या पता नहीं क्यों, लेकिन देखें जी जैसे कहते हैं ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते, जिस तरह उसने थप्पड़ मारा था उसका हाथ तोड़ देना चाहिए था। मैं ये कहती हूँ आपके फ्लो, ताकि आइंदा किसी को जरूरत ना हो ये काम। बड़ी बात कोर्ट की है कि जी मेरे ख्याल से एक सिलसिला ऐसा ही चल पड़ा है यहाँ पर कि लातों को रोकना है, हाथों से कैसे रुकेगा। आप देखें राव खालिद साहब, आप मुझे ये बताएं कि ये एक सिलसिला चल पड़ा है, पहले भी अभी हुआ, कुछ टाइम के लिए उन्होंने जनाब जी स्पीकर साहब ने उनको बेदखल कर दिया, अभी भी उन्होंने कहा है कि जी आप जो है ना कुछ टाइम के लिए आप हमारे साथ शमूलियत नहीं करेंगे, मगर इसका हल क्या है? देखिए हल ये है कि हमें एजुकेशन की बड़ी जरूरत है। हमारे यहाँ अवेयरनेस और एजुकेशन बिल्कुल नहीं है। हम लोग पढ़े, कहने को तो हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो पढ़ा लिखा जो है उसमें पहले आप 2 चीजें होती थी, तालीम और तरबियत। एजुकेशन के साथ तरबियत लाजमी होती थी। अब हमारी फैमिली से, हमारे स्कूलों से, हमारे कॉलेज से, हमारे प्लेटफॉर्म से, हमारी असम्बलियों से तरबियत नाम की चीज खत्म कर दी गई। अब हमारी तरबियत होती ही नहीं है, हमें सिखाया ही नहीं जाता, हमें वैल्यूज का नहीं पता कि हमने माँ बाप की इज्जत कैसे करनी है, हमने फ्लोर ऑफ द हाउस हमने कैसे बात करनी है, हमने अवाम के साथ कैसे यानी कि उनके साथ अपना ताल्लुक बनाना है और वहां पे अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है। देखिए लोग हमें फॉलो करते हैं असेंबली के फ्लोर के ऊपर, जब जो ये हमारे MP MNA हजरात जो है बात कर रहे होते हैं ना, उनको देख के हमारी जो अवाम है वो फॉलो करती है, और वही चीज जो है हमारे यहाँ पे पेनिट्रेट होती है, और वो पेनिट्रेट जब होती है तो फिर मुआशरा खराब होता है। फिर हम शिकायत करते हैं कि मुआशरा बड़ा खराब हो गया। तो भाई मुआशरे को दुरुस्त किसने करना है? हमने दुरुस्त करना है। हम लोग अपने आप को दुरुस्त करने के लिए तैयार नहीं है, हमें अपने आप को एजुकेट करने के लिए तैयार नहीं है, हम अपने आप को कभी भी अपनी गलतियों को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, हम दूसरों को मुअत्तरल इल्जाम ठहराते हैं। हमें सबसे पहले अपनी तरबियत करके, हमें हर तरीके से हमारे कायदीन जो है उन्हें सबसे पहले अपने जितने भी ये इस तरह के अराकीन हैं उनको लगाम डालनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। मैं इसको बिला तफरीक बात कर रहा हूं, मैं किसी जमात की बात नहीं कर रहा, किसी भी जमात से कोई ऐसा कारकुन जो इस तरह की बात करता है असेंबली के फ्लोर के ऊपर, उसको लगाम डालने की जरूरत है, उसको जो है जब पटा डालें ताकि वो बंदा जो है दोबारा इस तरह की बात ना करे। लेकिन हमारे यहाँ तो मजबूरी है कि हमने वोट लेने, हमने वहां पे भी असेंबली के फ्लोर के ऊपर भी जो है ना उनकी वोटिंग से हमने अपने आप को जो है या तो सेनेट में या इलेक्टेड बने या उसके मुखालिफ में वोटर बने, हम वहां पे ब्लैकमेल होते हैं। हमें ब्लैकमेल होने की जरूरत नहीं है। हम इन लोगों को जब तक सबक नहीं सिखाएंगे,
उस वक्त यही असम्बली के फ्लोर के ऊपर और मुआशरे में यही हालात रहेंगे। बीबी वडेरी साहिबा, आपकी तरफ आती हूँ। आप मुझे ये बात बताएं कि या ये सब हरकतें करके अवाम आपके करीब होगी या अवाम आपसे दूर हो जाएगी? कोई भी इजलास किसी भी असेंबली में जब करवाया जाता तो वो फ्री नहीं होता, उसमें बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत सारी पीछे मेहनत होती है, इजलास बुलाने तक के बहुत सारे मामलात होते हैं, और फिर एकदम एक बंदे की हरकत से वो इजलास कैंसिल हो जाता है या फिर वो प्रोलॉन्ग हो जाता है, आगे डिटेल में चला जाता है। मगर मुझे ये बताएं कि इस तरह एक तो हुकूमती पैसा तबाह हो रहा है, दूसरा ये कि ये शरपसंदी से क्या ये लोगों के दिलों में घर कर रहे हैं, इनको वोट मिलेंगे? क्या कहती हैं बेटा? ये बड़ी अच्छा आपने सवाल किया। मुझे बताएं कि हम ये सारी चीजें अफोर्ड कर सकते हैं? हाँ। हमारे पेरेंट्स अफोर्ड करेंगे कि हमारे बच्चे इस तरह गालियां दे, एक दूसरे का गिरेबान पकड़े? बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं करते जो समझदार वालिदैन है। और जैसे राव साहब ने कहा ना कि तरबियत में, तो माँ बाप, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को गलत तरबियत नहीं देता। असल में हो ये गया कि 15-20 साल से ये एक कल्चर बना दिया गया, हमारे जो छोटे बच्चे जेनों में डाल दिया कि हम कोई गुलाम है, हम कोई फलां है, इस तरह करो, ये करो। जैसे आपने देखा था ये शेख रशीद का आज भी कहीं बयान को, पाकिस्तान को जला दो, गिरा दो। और जिस तरह 9 मई को हमारे जना हाउस के मजस्मे और हमारे शहीदों के मजस्मे और उनको जैसे आग लगाई गई थी, तो आप मुझे बताएं आज तक भुट्टो को फांसी हुई देखे, और नवाज शरीफ साहब को 3 दफा वजीर आजम से उतार दिया गया। बताएं किस बेनजीर किस तरह गई हैं? और इतने बड़े लीडर थे यार वो, आप बताएं उन्होंने कोई ऐसी हरकत की जुर्रत भी नहीं की, कभी सोचा भी नहीं। और जिनको इतने मतलब वैल्यूज के साथ इस्तकबाल करके उनको बिठाया गया, जो इस काबिल भी नहीं थे नाहल, और उन्होंने देखो इतने बेशर्म हो गए, इतनी उनको सोच नहीं आई कि ये पाकिस्तान है तो हम है, पाकिस्तान नहीं है तो हम कुछ नहीं है, कोई एमएनए नहीं है, कोई एमपीए नहीं है, कोई वजीर आजम नहीं है। तो ये कैसे मुमकिन होगा कि हम ना ये होगा तो हम चलेंगे। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगी बेटा कि जब ये इजलास होता है तो करोड़ों रुपए खर्चा आता है, बिल्कुल और ये हुकूमत के जो पैसे हैं ये अवाम के पैसे हैं, बिल्कुल ऐसे ही ये अवामी पैसा है। हमारे प्लेटफॉर्म से तो यही सवाल है कि ये जो पैसा हम लगा रहे हैं अवाम के उसमें से जा रहा है, तो ये इजलास में 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, ये रोज एक नया चीज हो जाती है जिसमें किसी कंक्लूजन पे पहुंचते ही नहीं है, एक नया मामला शुरू हो जाता है। खैर, हम फिरदौस शमीम नकवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो सीनियर रहनुमा है पीटीआई के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, मैं रिसर्च सेक्रेटरी जनरल भी पार्टी का। जी सर, खुशामदीद। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि कुछ अभी ये आप देख रहे हैं, एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जिसमें हाथापाई तक मामला आ गया। ये क्या मामला था और क्यों इस तक नौबत पहुंची? ये मैंने इतने बड़े बड़े लोगों की बातें सुनी हैं जो मोरालिटी की उस हद पे पहुंचे हुए हैं जो आसमान से जुड़ती है। इनको ये शर्म नहीं आती कि बगैर वोट लेके असेंबली में पहुंच गए। उसके लिए अवाम क्या करे? ये कोई दिखा दे अपने फॉर्म 45 और 47 मिलते हुए। जब अवाम के हकूक के ऊपर इस तरह पैमाल हो तो इन्हें शर्म नहीं आती। जब ये आइन को पामाल करे इनको शर्म नहीं आती। खरबों रुपए की जायदादें बना ले और उसके बारे में जब पूछा जाए तो कहे कि हमारी कोई जायदाद है ही नहीं, और फिर जब सबूत आ जाए तो कतरी खत। अभी चीनी का कोई इनमें से ये नहीं कह सकता। एक मिनट मौक़िफ़ ले, फिर आपकी तरफ आते हैं। जी बोले सर। कि मेरी कोई जायदाद पाकिस्तान से बाहर नहीं है। इनके जो है जो लूट की पैसे हैं, चाहे वो स्विस बैंक अकाउंट हो, चाहे कंटेक्टना केस हो, सरे महल हो, चाहे एवनफील्ड अपार्टमेंट हो, चाहे हेलीकॉप्टर केस हो, चाहे वॉल्यूम 10 हो, खोल देना वॉल्यूम 10। शर्म की बात तो उसको दिलाए ना जो ये समझते हो कि शर्म क्या है। दूसरी चीज नहीं सर, एक मिनट मुकम्मल कर दे। जी अपने अवाम को बाशऊर करते हैं। जो लोग पार्लिमानी तरीके कार से बिहेव नहीं करते, अवाम को दोबारा वोट नहीं देना चाहिए उन्हें। इसी तरीके से यही जमहूरियत है।
खुद ब खुद सब सही हो जाएंगे। आपको वोटर को समझाना है कि वोट किसको देना है। सर मगर ये भी बाकी तो पॉजिटिव इस तरह इम्पैक्ट नहीं ना जा रहा, मतलब कानून के लिए कानून को हाथ में लेना बहुत जरूरी तो नहीं है, हम किसी और मामले में भी डिस्कस कर सकते हैं, हम मिल बैठ के भी बात कर सकते हैं। देखिए कोई ना कोई एक फोरम ऐसा छोड़ दे जहां सिर्फ कानून एक है, अवाम की राय। जी बिल्कुल, ये अवामी नुमाइंदे हैं, अगर इनका बिहेवियर सही नहीं हो तो ये अवाम को फैसला करना है कि हमें इन्हें पहुंचाना है इस ऐलान तक के नहीं। ठीक हो गया। बीबी वडेरी साहिबा आपकी तरफ आते हैं, आप ये बताएं कि वो कह रहे हैं कि जी हमें बोलने का हक नहीं दिया जाता, हमें अपनी बात कन्वे करने की जगह नहीं दी जाती, हमें बार बार मतलब हमें भी पकड़ा जा रहा है, चीजों पे बहुत सारे कर्फ्यूज लग रहे हैं, सो कॉल्ड दैट्स व्हाई ये चीजें यहाँ तक आ गई हैं। क्या कहती हैं आप? बेटा मेरी बात सुने, आप असेंबली की कोई भी इजलास का आप उसकी वीडियोस निकाल के देख लें, कहाँ से शुरू होते हैं बोलने और कहाँ जाते हैं। जैसे अभी शेख साहब ने, इनका क्या नाम बताया आपने? जी फिरदौस शमीम नकवी साहब। जैसे नकवी साहब ने अभी, अच्छा आपने पूछा कि कल का वाकया क्यों आया, वो 45-47 वो पैसे खा गए, वो रुड़ गए। तो नकवी साहब मुझे बताएं, ये जो 20 मिलियन वाला जो केस था लंदन वाला, जो मलक रियाज के साथ बैठ के सारा हुकूमत के अलावा अपना हड़प का लिया, वो किसने किया? और मुझे बताएं मशीन, जी मैं मशीन चलाती हूँ, अलीमा खान के अकाउंट में दुबई में 60 अरब रुपया है, दूसरी बहन के अकाउंट में 40 अरब रुपया, तीसरी बहन के अकाउंट में 22 अरब रुपया। पूछा कहाँ से आए तो कहते जी मशीन चला के चलाए। यार कोई बात करने वाली करो नकवी साहब, पाकिस्तान आपका है, मेरा है, राव साहब का है, पाकिस्तान हम सबका है, पाकिस्तान के लिए हम काम करें तो आपकी मेहरबानी होगी, आप इस तरह की बातें ना करें। मैं बिल्कुल भी किसी के लिए नहीं ये कहूंगी कि भी फलां क्यों खा गया, फलां ने क्यों नहीं खाया। आप ये बात आपसे पूछी है कि इस तरह क्यों किया, फ्लोर पे ऐसी हरकत क्यों की, तो नकवी साहब आप उसका जवाब दें। आप मतलब जो सर से लेकर पांव तक डूबे हुए हैं करप्शन में, आप उनको आपने हाजी बना दिया, जो मदीने की रियासत बनाने आए थे और 5 कैरेट की मुझे देना अंगूठी, उनकी वीडियोज लीक हो गई हैं, जो मांग रही थी, आपको याद है? वो पता नहीं क्या डायमंड की अंगूठी, वो कह रही है जी 5 कैरेट की होनी चाहिए, वो कह रही है जी फलां होना चाहिए। ऐसी वीडियोज नकवी साहब बाहर आई हैं कि बंदा देख के बंदे को वैसे ही शर्म आती है। आप मुझे बताएं हॉस्पिटल की जमीन किसने दी थी? आप मुझे बताएं हॉस्पिटल बनाने के लिए 70 करोड़ रुपया किसने दिया था? 75 का सारा प्रोजेक्ट था। मैं अगर कहूंगी ना कि मैं हॉस्पिटल बनाना, या आप कहेंगे नकवी साहब, कोई नहीं मानेगा। अगर आपके पास या मेरे पास जमीन होगी, हम 1-2 फ्लोर बना लेंगे तो सारे कहेंगे यार ये देखो बन रहा है। तो दुनिया सारी ने चैरिटी की, तो पाकिस्तान के नाम पे चैरिटी लेके और पाकिस्तान को ही डुबोना शुरू कर दिया। आप मुझे बताएं ये कहाँ की इंसानियत है? हम पाकिस्तान से हमदर्दी कहाँ की है कि कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान को एटम बम की जरूरत नहीं थी। इतना बड़ा पाकिस्तान के साथ धोखा, इतनी बड़ी गद्दारी कोई लीडर कैसे कर सकता है? मुझे बताएं, कमाल बात है। और ये जो डोगर है, मैं आपको बता के हटी हूँ, देखिए सबूतों के साथ कह रही हूँ, आप निकलवा लेना। आप तो लाइव वहां पर मौजूद थी और मैं लाइव वहां मौजूद थी। मैं आपको भी दिखा सकती हूँ, आपने टीवी पे चलाओ, मैं आपको दिखा सकती हूँ, मेरे मोबाइल में है। जी नकवी साहब आप क्या कहेंगे? बीबी वडेरी ने तो सारे फिगर्स अपने फिंगर टिप्स पे रखे हुए हैं। देखिए नहीं, ये जो कुछ कह रही हैं सबके जवाब है, एक एक करके देते हैं। पहली चीज, जो आदमी करप्शन करे ये भी कहें उसको निकलना चाहिए, मैं भी कहता हूं निकलना चाहिए। अब फैसला कर लीजिए कि तारीख में किस किस के सामने फैसला किया गया और नैब का कानून किससे तब्दील कराया, इस सस्ता किसने लिया, किसने केसेस को पूरे चलने नहीं दिया, किसने टीवी पे आके बयान दिया कि मेरा कुछ नहीं और फिर उसके बाद सब कुछ निकला। इमरान खान के जो जो स्टेटमेंट ये कह रहे हैं, ले वो कहते हैं कि बहुत करप्ट था, वजीर आला पंजाब बहुत करप्ट था, तो आप उससे ज्यादा करप्ट हैं बीबी, क्यों? कि आप उस करप्ट आदमी को पकड़ते क्यों नहीं है? आप
फराक गोगी को पकड़ती क्यों नहीं है? वो बुजदार मुल्क से बाहर नहीं गया, वो यही मौजूद है, कोई केस नहीं करते इससे कि वो भी उन्हीं का एजेंट था, यही लगता है इसीलिए नहीं पकड़ है, इससे कि जो जो उनके एजेंट थे और उन्हीं ने कह दिया कि हमने माफी मांगते, उनके सारे गुनाह माफ। ये है आपका इंसाफ। और जहां तक आप जमहूरियत की बात करती है ना, जिस मुल्क के अंदर 2 सीटों के ऊपर वो स्टेट रिप्रेजेंटेशन में 5 सीटें मिलती हैं, उसे कहते हैं इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, और उसको कहते हैं बिल्कुल आइन के मुताबिक। आपने छोड़ा क्या है? आपके स्पीकर साहब असेंबली के रुकन को सस्पेंड कर देते, कहते मैं हटाऊंगा। भाई आपको कहां से इख्तियार है इस बात का? आप सस्पेंड कर सकते, डीसी नहीं कर सकते। आप हफ्ता भर पहुंचे तो आपको अगर कवानीन नहीं पता, बदजबानी मैं तो नहीं सपोर्ट कर रहा, मैं समझता हूं एक एमपी एमएनए को जवाब जो है वो अपनी जबान से देना चाहिए, हाथापाई नहीं होनी चाहिए। इससे कि हमें अल्लाह में आने ज़हनी ये इस्तिताअत दी कि हम अपनी बात लोगों तक जबान के जरिए, अल्फाज के जरिए पहुंचाए। जबान भी ऐसी रखे, सुस्ता रखे कि उसमें गुस्सा ना आए। हर चीज कही जा सकती है, हर चीज सही भी जा सकती है, साफ से साफ बात अच्छे अल्फाज में कहिए। आपको अवाम को समझाना है, आपको ऊंची आवाज के जरिए ये साबित नहीं करना कि आप सही है, आपको तो साबित करने अपने दलाइल से। जी नकवी साहब बस कितने भी अपना मौकफ दे दें कि जो खालिद डोगर साहब ने जो भी किया, जो जिस तरह का रवैया इख्तियार किया, आपके नजदीक ऐसा होना चाहिए या नहीं होना जी चाहिए? मैंने आपसे क्या कहा कि मैं इस चीज पे यकीन रखता हूं कि तहजीब का दामन नहीं छूटना चाहिए। तहजीब का दामन दोनों तरीके से छूटता है, बदजबानी से भी और हाथापाई से। और ये नहीं है कि अगर एक ने आगाज कर दिया तो दूसरे के पास लाइसेंस है कि वो जो चाहे कर ले। तो मेरा मौक़िफ़ तो बड़े वादे। जी ठीक हो गया। जी जी बीबी वडीरी साहबा, आप ये बताएं कि वो तो कह रहे हैं कि जी अपने आप को बड़ा पोलाइट रखना चाहिए, हम्बल रखना चाहिए। मौकफ उनका बिल्कुल सही है कि अपने आप को जब तक आप पोलाइट नहीं करेंगे तब तक लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो क्या कहेंगी इस बारे में? बिल्कुल बिल्कुल नकवी साहब की ये बात ठीक है, अपने आप को पोलाइट रखना चाहिए। अच्छा, अपने काम दिखाएं आप, आपके कामों से आपका जो है किरदार या मियार आपका नजर आएगा। आपके काम बताएंगे कि आप किस तरह की शख्सियत हैं, आपके काम बताएंगे आप ऑनेस्ट हैं, लालची हैं, क्या हैं। आपको पार्टी ने, किसी भी पार्टी से कोई आए, आपको पार्टी ने टिकट दिया और वहां की आवाम ने आपको जिता के विन करके आपको असेंबली फ्लोर में भेजा, तो आप अपनी, हमारे ऊपर कर्ज हो जाता है, हम अपनी आवाम का ख्याल रखें, उनके काम करें और ऑनेस्ट हों और हर तरह से अपनी पार्टी को भी डिफेंड करें। एक बात। दूसरी बात यह है कि सना मेरी बेटी, डिफेंड करने के लिए ये नहीं है कि हम दूसरे को गालियां दें, दूसरे को हम चपेड़े मारें और दूसरे को हम कहें कि हम गर्दन काट देंगे। आज भी आपने अगर आज की स्पीच सुनी है तो कोई सरदार साहब थे, वो कहते जी फलां ने गाली दी, असी गर्दना कट दिने हुन्ने आ। ओ भाई, कल भी तुसी पहल की, अज तू दसन दे फ्लोर ते गर्दना कट दिने आ। फिर वो स्पीकर को कह रहा है कि ये सारा आपकी वजह से हुआ। मैं तो हैरान थी कि स्पीकर में इतना हौसला है। नकवी साहब कह रहे हैं कि स्पीकर सस्पेंड कर रहा है, तो नकवी साहब मेरे भाई मुझे ये बताया कि पिछले जो हुकूमत गुजरी है, तो परवेज अलाई का दौर मेरे भाई जरूर चेक करें, देखें कि क्या कुछ नहीं होया। गुजरात से गुंडे बुला के फ्लोर के अंदर खड़े करके डिप्टी स्पीकर के बाल खींचे, लोगों को मारा, लोगों को कूटा। जो दुनिया जहान में हमारी जग हसाई हुई हम बता नहीं सकते। तो आप माशाल्लाह से समझदार हैं, आप जरूर पिछले 4 साल की कारकर्दगी देखें और फ्लोर की
جو ساری انکوائریاں ہوتی تھی یا جو ساری وہاں پہ لیڈ ہوتا تھا وہ ضرور دیکھیں, آپ کو پتا چل جائے گا کہ کون کیا کر رہا تھا اور کون کیا کر رہا ہے. اس دور کا جو سپیکر ہے, میں کہتی ہوں کہ شاباش ہے اس سپیکر کے, تو یہ ساری چیزیں برداشت کرتا. آج میں نے 4 گھنٹے میں نے اٹینڈ کیا اجلاس, میں نے پوائنٹ آف آرڈر میں نے کہا, میں نے 100 دفعہ کہا میں نے بات کرنی ہے, صرف ان لوگوں کو اپوزیشن کو بار بار ٹائم دیا جا رہا تھا. تو یہ ہوتی ہے بردباری, یہ ہوتا ہے بڑا حوصلہ. باتوں سے نہیں حوصلے ہوتے, باتوں سے انسان بہادر نہیں بنتا, اس کے لیے کچھ چیزیں مارنی پڑتی ہیں, اپنوں کو دبانا پڑتا ہے, دوسروں کا ساتھ دینا پڑتا ہے, جو بیچ میں خلا ہوتی ہے اس کو پورا کرنا پڑتا ہے, تب وہ بندہ جا کے پتا چلتا ہے کہ یہ بندہ بردبار ہے, یہ بندہ معتبر ہے. ٹھیک ہو گیا. راؤ خالی صاحب آپ یہ بتائیں, بار بار اسپیکر صاحب کے بارے میں باتیں آ رہی ہیں کہ جی اسپیکر صاحب کی وجہ سے یوں ہوا یوں ہوا یوں ہوا. بہت سارے پہلے بھی سزائیں دی گئی ہیں جو وہ دے سکتے ہیں اپنے حدود میں رہ کے, وہ سزائیں دی گئی ہیں, مگر سزاؤں کے باوجود اب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں. کیا وجوہات ہیں کہ جی یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں؟ میں سب سے پہلے 1-2 باتیں میں فردوس شمیم نقوی صاحب سے ضرور کرنا چاہوں گا. السلام علیکم فردوس صاحب. وعلیکم السلام. آپ پارٹی کے بڑے سینئر جو ہیں وہ کارکن بھی ہیں اور آپ بانی ارکان میں سے ہیں. میں آپ کو اس وقت سے جانتا ہوں جب آپ پارٹی بن رہی تھی, تو آپ کی بڑی عزت ہے جی میری نظر میں, اور بڑا میں احترام کرتا ہوں آپ کا. لیکن آپ نے جتنی خوبصورت باتیں کی ہیں اور جتنا آپ نے تہذیب اور اخلاق کے بارے میں جتنی باتیں کی ہیں, یہ ساری انڈورس ہم بھی کرتے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ کی پارٹی کے جو ارکان ہیں وہ اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے؟ خالد ڈوگر صاحب نے جو ہے وہ جا کے جو حرکت کی, ہم کیا سارے جسٹیفائی کر سکتے ہیں اس کو؟ نہیں جسٹیفائی کر سکتے. میں کر سکتا ہوں, میں کر سکتا ہوں. میں تو آپ کر سکتے ہیں, میں بالکل آپ سے, آپ مجھے موقع دیجیے گا میں کر دوں گا. جی ضرور, آپ کو بالکل پورا موقع ملے گا. میں تو اپنی بات کر رہا ہوں نا کہ آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی فردوس صاحب آپ کو بالکل ٹائم دیا جائے گا. کم از کم میں جسٹیفائی نہیں کر سکتا, کیونکہ ہمیں ہر حالت میں صبر کا اور اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے, چاہے کچھ بھی ہو جائے. کیونکہ اسمبلی کے فلور کے اوپر جو اس وقت پنجاب ہے نا, یہ سب سے بڑا صوبہ ہے, اور اس صوبے کی عوام کی نظریں اس وقت ٹی وی کے اوپر ہوتی ہیں اور اپنے ارکان کے اوپر ہوتی ہے کہ یہ ہماری جو ہے پریزنٹیشن کیسے کر رہے ہیں. ہمیں یہاں پر جب یہ لوگ آ کے ہماری جب وہاں پہ نمائندگی کرتے ہیں نا, تو وہ ہماری بھی, اس کا مطلب کہ ہماری تربیت میں یا ہم نے اپنے لوگوں کو کیسے الیکٹ کر کے بھیجا, یہ ہمارے اوپر بھی الزام آتا ہے جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ابھی ہماری بہن ثنا آغا خان صاحبہ فرما رہی ہیں کہ جو ہمارے اسپیکر ان کے اوپر, دیکھیں اسپیکر بیچارہ جو ہے نا جی, وہ ساری جماعتوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے, اس نے ہر ایک کی بات سننی ہوتی ہے, اور اگر اس میں حوصلہ نہ ہو تو وہ اسپیکر بننے کے قابل ہی نہیں ہے. تو اسپیکر کا تو کام ہی یہی ہے کہ اس نے اچھی بری تمام باتیں اس نے جو ہے وہ سننی ہے, اور اس کے بعد میں آئین اور قانون کے مطابق اس کے اوپر عمل کرنا ہے. اب آئین اور قانون کے مطابق جو انہوں نے سسپینڈ کیا ہے, یہ اس میں کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے, آپ اراکین کو سسپینڈ کر سکتے ہیں, اور یہ سارے کام پی ٹی آئی کے دور میں بھی ہوتے رہے. یہ اگر ہم یہ کہیں جی پی ٹی آئی میں نہیں ہوئے, تو پی ٹی آئی کے دور میں بھی 25 دن 1.5 مہینہ سسپینڈ رکھا ہے انہوں نے بھی. تو اس لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, اور یہ آئین کے مطابق ہے. اگر آئین سے ماورا ہوتی تو ہم اس کے اوپر باقاعدہ آواز بھی اٹھاتے اور اس کی ہم مذمت کرتے. جی راؤ صاحب آپ کا موقف آگے. اچھا جی, نقوی صاحب نے کہا تھا کہ میں اس کو جسٹیفائی کروں گا, میں اس کا جواب دوں گا. جی نقوی صاحب کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی, بہت سارے جوابات ہے. دنیا کا ایک قانون ہے, ایوری ایکشن ہیز اے ری ایکشن, ٹھیک ہے. تو پہلی چیز تو ہمیشہ ہر مسئلے کو ڈیسائیڈ کرنے سے پہلے دیکھیں کہ انیشیٹنگ ایکشن کیا ہے. میں ذرا پاکستان کی تاریخ پر جلدی سے نظر ڈال دیتا ہوں. پاکستان 77 سال کا ہو گیا, یعنی 920 ماہ کا رفلی, اور اس کے اندر پی ٹی آئی کا دور 40 ماہ ہے. یہ جتنی ٹریڈیشنز ہیں اور جو یہ ماحول بنا ہے, اس کے اندر قصور کس کا ہے؟ جو حکمران رہے اتنے عرصے. سب سے زیادہ ظلم و ستم کس نے کیا؟ مارشل لاء میں.
चाहे अयूब खान का या फातिमा जिन्ना को गद्दार कह दिया, कन्विक्ट कर दिया, जियाउल हक ने भुट्टो को फांसी चढ़ा दी, मुशर्रफ ने जमहूरियत को फांसी चढ़ा दी, और अब वाले जो हैं वो सामने कुछ और को करके जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। आपसे पूछता हूं कि आप एक बाप बन जाइए जो आपको बेटे के जनाजे में ना आने दिया, आप एक शौहर बन जाइए कि आपकी बीवी आपकी मां के गिरेबान पे पुलिस हाथ डाल दे, और आपका कसूर ये है कि आप सियासत करते हैं और मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, आपके कारोबार को तबाह कर दिया जाए, आपके घरों में घुस के जो तोड़ फोड़ की है उसकी तस्वीरें दिखाओ। इस मुल्क में जितना तशद्दुद इस माशरे में लाया गया इन पिछले 3 सालों में पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं आया। बड़े दलेर बनते कि हमने ये काटी और वो काटी, लेके जाके दिखाइए दरदारी वार्ड कराची के जेल में, मैं भी रहा हूं, दिखाइए नवाज शरीफ साहब को किस तरह अस्पताल में रखे और झूठे एफिडेविट पे ले गए। झूठ तो ये बोलते ही नहीं है, इनके तो सारे प्लेटलेट्स जो थे वो डिनर सेट बन जाते हैं। क्या अजीब बातें करते हैं, मुल्क से दिखाते हैं कि हमसे ज्यादा वफादार नहीं है। शर्म आनी चाहिए उन जजों के ऊपर जो अपने आंखों के ऊपर कहने के ऊपर फैसले तब्दील करते हैं। पूरा इस्लामाबाद के 6 जस्टिस खड़े हो गए, वो तो पीटीआई के मेंबर नहीं थे। आप देखें तो आला अदलिया के साथ किया क्या, वो भी पीटीआई के मेंबर। आप कहते हैं जमहूरियत है, असेंबली का तकद्दुस बवाल किया गया, फोर्सेस अंदर आई, स्पीकर ने क्या एक्शन लिया? स्पीकर की बात रद्द हुई, चेयरमैन सेनेट की बात रद्द हुई, किसने रद्द की? एक डीएसपी लेवल के ऑफिसर ने। क्या एक्शन लिया? फिर कहते हैं कि नहीं जी, क्या इजाज चौधरी का हक नहीं था कि सेनेट का इजलास अटेंड करे? क्यों नहीं? कानून में लिखा नहीं है, फिर भी नहीं अटेंड कर सके। चेयरमैन ने 6 मरतबा प्रोडक्शन ऑर्डर दिया, लेकिन रद्द कर दिया। किसने रद्द किया? फिर आप कहते हैं कि रिएक्शन नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। मैं पहले कह चुका हूं, जो इतना फरिश्ता हो जाए जो कि रिएक्ट ना करे, उसको मैं डबल सलूट, सलाम, उसका गुलाम। लेकिन हम इंसान हैं, और ऐसे भी इंसान जो किसी बात के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं देते तो वो कौमें गुलाम बनती है, आजाद नहीं होती। जुल्म के खिलाफ बोलना ऐन जिहाद है। जालिम बादशाह के सामने कलमा हक कहना सबसे बड़ी जिहाद। जी नकवी साहब, इन जुमलों पे इतराज है तो कह दे, मैं अपने मौके पे कायम। जी नकवी साहब, आपका मौकफ आगे है, मगर हमने एक और टॉपिक डिस्कस करना है। शुगर मिल्स का जो एक बड़ा ही फिनोमेना सामने आ रहा है कि जी माफिया दिन ब दिन इंक्रीज करती जा रही है। शुगर मिल्स मालिकान और चीनी बरामद करने वालों का रिकॉर्ड तलब किया गया है, जब मगर हुकूमत जो है ना वो कासिर है रिकॉर्ड देने में। क्या कहेंगी बीबी वडेरी साहिबा? देखें आपने बड़ा अच्छा एक पोस्टर दिया, आपकी तरफ भी आते हैं अभी। जी बीबी साहिबा क्या कहेंगी? सना, हम पहले भी ऐसे कभी गंदम का बहरान आ गया, कभी चीनी का बहरान आ गया, कभी रोटी का बहरान आ गया। तो ये जो शुगर का इस वक्त बहरान है, इसको जैसे आप कह रही हैं कि हुकूमत चुप करके बैठी, चुप करके नहीं बैठी और ना बैठेगी, और इंशाल्लाह ताला इसका हल होगा। चाहे जिसका भी शुगर मिल मालकाना जो भी है, जिनकी भी शुगर मिल जाए, मैं इस बात की फिर भी आप सबके सामने ऑन रिकॉर्ड कहती हूँ कि इस तरह के लोगों को पकड़ना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। अवाम के लिए जो चीजें, जो अवाम पब्लिक के गरीब लोगों की रोटी है या शुगर है या जो कुछ भी है, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ जो चल रही हैं, इसमें जो भी मतलब
ذخیرہ اندوزی کرے اس کے خلاف سخت کاروائی ہونی مگر چاہیے. بات یہاں پہ اور یہ ہو ہوگی رہی بھی. جی جی اور بات دیکھ یہ ہو لینا رہی ہے سنا کہ ہوگی بھی, ہماری سی ایم صاحبہ لگی ہوئی ہیں. ہاں ہم رولا نہیں ڈالتے پہلے. آپ کو پتا ہے گندم روٹی مہنگی ہو گئی تھی تو خان صاحب کہہ رہے تھے 2 کی بجائے 1 روٹی کھاؤ. میں نے تو نہیں کہا, نہ ہمارے کسی لیڈر رولا نے تو کہا. عوام ڈالتی ہے بیچاری. نہیں مطلب اگر رولا ڈالے تو اس کا جواب یہ نہیں ہم نے, میں آپ کے سامنے کہہ رہی ہوں, جو بھی ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے, جی جی چاہے وہ کسی کی بھی مل ہو. اور نہ کسی بھی ہمارے قائدین نے کہا کہ چینی کم کھاؤ دس اینڈ دیٹ. تو اس کے لیے انشاءاللہ تعالی کوئی اچھے اقدام ہوں گے اور آپ کے سامنے آئیں گے. ٹھیک ہو جی. راؤ صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیوں حکومت ڈیجٹس دینے سے قاصر ہے؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو میں یہ عرض کر دوں, فردوس نقوی صاحب نے کہا کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا عین جہاد ہے. اس میں سب سے بڑی جہاد ہے, عین جہاد نہیں ہے, سب سے بڑی جہاد ہے. میں اس میں تھوڑا سا ایک تبدیلی, ایک لفظ کی تبدیلی کے ساتھ, فکرہ وہی, ایک لفظ کی تبدیلی. ظالم بادشاہ کے سامنے پوچھ کر کلمہ حق کہنا عین جہاد ہے. آپ لوگوں نے کلمہ حق پوچھ کر بولنا, آپ 2018 سے 2022 تک پوچھ کر کلمہ حق کہتے رہے. آپ نے دیکھیں, اگر آج جمہوریت نہیں ہے نا تو پھر 2018 سے لے کر 2022 تک بھی جمہوریت نہیں تھی. کیونکہ جن سے جو آج یہاں پہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی حکومت ہے, تو پھر ان کو کون لے کے آیا تھا؟ اس وقت ہمیں وہ کیوں اچھے لگتے ہیں, اس وقت کیوں ہمیں یعنی کہ ان کے اوپر پیار آتا ہے, پھر ہم ان کی تمام چیزوں کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں. آج ہم ان کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں. بھائی میرے محترم, اصل بات یہ ہے کہ اگر پاکستان میں یہ ادارے نہ ہوں تو پاکستان کی سلامتی کو بہت بڑا خطرہ ہے. اور یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اب پچھلے دنوں جو آپ نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے انڈیا کے ساتھ جنگ کے اندر اپنی کاروائی کی ہے, ہمیں فخر ہونا چاہیے ان اداروں کے اوپر. بے شک. اور ہم ان کو جو ہے سپورٹ کرتے ہیں اس بات کے اوپر. دیکھیں, ہم ان کی غیر قانونی کوئی بھی حرکت ہوگی ہم اس کی مذمت کریں گے. اگر وہ جمہوریت کے اوپر کوئی ڈاکہ ڈالیں گے ہم ان کی مذمت کریں گے. اگر وہ عدالتوں میں کوئی انٹرفیئر کریں گے ہم اس کی مذمت کریں گے. لیکن ہم یہ ان کے اوپر اگر حملے کریں گے, کوئی بھی جماعت حملہ کرے تو اس کو ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے, اور وہ غلط کام ہوگا, اور اس غلط کام میں جو بھی انوالو ہوگا ہمیں اس کی مذمت کرنی چاہیے. اب اگلی بات, آپ نے کتوں کو سزا دے دی, آپ نے کتوں کو سزا دی ہے جنہیں آئین کو پامال کیا. آپ کے پاس نا حکمران, آپ کے پاس بھی اس ملک کی 4 سال آپ کے پاس بھی حکومت تاریخ رہی, میں 4 سال آپ کے 77 پاس سال کی حکومت تاریخ میں, رہی, آپ نے اس وقت کیوں نہیں یہ قدم اٹھایا؟ ہم ان کی گود میں کیوں بیٹھے رہے نکلوا دو قبروں سے. نقوی صاحب ہم آپ کی طرف آتے ہیں, نقوی صاحب ہم آپ کی طرف ہی بیچ میں بولتے ہیں. جی 77 سال تو آپ نے گزارے اس ملک میں حکمرانی کے. جی نقوی صاحب ہم بالکل آپ کی طرف ہی آ رہے ہیں, میں اپنا موقف لے لوں. جی مجھے نقوی صاحب میں ایک عرض کر دوں, آپ جتنی دیر بھی بولے میں نے ایک لفظ درمیان میں انٹرپٹ نہیں کیا. معافی بہت شکریہ, بہت شکریہ. اچھا, اب آگئی بات چینی کی, جیسے ابھی آپ کہہ رہی. دیکھیں, چینی کی جتنی بھی جو ہے نا اس کو شارٹیج ہے, اور جو کچھ بھی معاملات ہیں ان کی بالکل ایک انکوائری ہونی چاہیے. اس کے اوپر کمیشن نہیں بٹھانا چاہیے. کمیشن اور کمیٹی جب بیٹھتی ہے نا, وہ اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کے اوپر جو ہے ملبہ جو ہے نا نہیں بلکہ کور کر دیتے ہیں, اور وہ کور کر کے تو اس کو جو ہے نا مٹی ڈال دی, ختم ہو گئی چیز. اس کے اوپر باقاعدہ ایک اوپن قسم کی جو انکوائری بننی چاہیے اور ہونی چاہیے, اور اس میں جو بھی انوالو ہے اس کو جو ہے قرار واقع سزا ملنی چاہیے, چاہے کوئی بھی انوالو ہے. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں سب سے پہلے ہمارے پاس جب یہاں پہ پاکستان میں چینی فالتو تھی تو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت کس نے دی؟ نہیں دینی چاہیے تھی. جب ہم نے ایکسپورٹ کر دی, اس کے بعد یہاں پہ جب شارٹیج ہو گئی تو پھر ہم نے امپورٹ کرنے کے لیے پھر ایک اسمبلی بنا دی, یا بنوائی, جس نے بھی بنوائی ہے, جس نے یہ جو ہے اسمبلی بنا کے دی, یا جس نے ہمیں انفارم کیا, جس نے یہ ساری چیزیں کی, اصل جو ہے ملزم وہ ہے. اور اس کے اوپر انکوائری کر کے اس کو جو ہے اس میں جو ہے قرار واقع سزا ملنی چاہیے. اور اس میں جو بھی شخص انوالو ہے, اور اس میں بیوروکریسی جو ہے وہ خاص طور پہ اس میں جو ہے نا وہ انوالو ہے. میں یہ بڑا کلیئر کٹ کہوں گا, اور اس کے اوپر جب تک ہم یہ آئینی ہاتھوں سے ان سے نہیں نپٹیں گے, وہ ہم سیاستدانوں کو اسی طریقے سے گندا کرتے رہیں گے. الزام جو ہے سیاستدانوں پہ آ جاتے ہیں, کرتے یہ لوگ ہیں. یہ آپ کو صحیح جو ہے وہ رپورٹ پوری پہ نہیں دیتے, اور اس کے بعد جو ہے ساری خرابیاں جو ہے
کروا کے آپ آرام سے خاموشی سے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں. جی جی نقوی صاحب، میرا آپ سے یہی سوال ہے کہ چینی مافیا نے جو بھی چل رہا تھا وہ ٹھیک ہے، ہم لوگ دیکھ رہے تھے معاملات، مگر اب فگرز پہ بات آ گئی ہے. کیوں حکومت وقت جو ہے وہ ایکوریٹ فگرز نہیں دے پا رہی ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ یہ وجہ یہ ہے کہ پہلے تو شوگر مل کے اونرز کو آئیڈینٹیفائی کر لیا جائے. پاکستان کی شوگر مل کا سب سے زیادہ بڑا اونر جہانگیر ترین، اس کے بعد میرے خیال سے اس سے زیادہ ہے، لیکن چونکہ انہی نے اومنی گروپ میں کچھ چھپائی ہوئی ہیں، آصف زرداری، پھر شہباز شریف اینڈ کمپنی، شریف برادران، پھر خسرو بختیار اینڈ مونی سلائی، پھر فوجی، اور پھر جو ہے وہ فرنٹیئر کے جو غلام محمد فیملی ہے وہ، یہ سارے ملا کے پاکستان کی 70% چونی یہ بینیفیشریز ہیں، 6-7 لوگ. ٹھیک ہے جی. اب حکومت پہ کون ہے وہ بھی دیکھ لیجئے. دوسری چیز، عوام نے تو بڑی خاموشی سے فیصلہ قبول کر لیا تھا کہ چینی بے تحاشا ہے، جتنی چینی پیدا ہوگی اس کے بعد بھی وافر چینی اویلیبل ہوگی، تو چینی غائب کدھر ہوگی؟ لوگ کھا گئے، لوگوں نے نہیں کھائی، اسمگل ہو گئی. کہاں اسمگل ہو گئی؟ ہوائی جہاز کے ذریعے تو گئی نہیں، سمندر کے راستے بھی نہیں گئی، تو کہاں گئی؟ زمینی راستوں سے چلی گئی. زمینی راستوں کی رکھوالی کون کرتا ہے اسمگلنگ کے لیے؟ اینٹی اسمگلنگ میجر. اس کا نام لوں گا تو میری گردن کاٹ دی جائے گی، تو میں تو نہیں لوں گا. میں اتنا بہادر ضرور ہوں کہ اشارہ دے دیا، لیکن پہلی پی کا کے تحت میرے پہ 4 کیسز چل رہے ہیں. کلمہ ہے کہنے سے ڈر گئے جی پھر یہاں پہ؟ نہیں ڈرا، فوجی ہیں. یہی سننا چاہ رہا تھا جس کے لیے آپ کی زبانیں کانپ رہی تھی. نہ آپ شوگر مل اونرز کا دے رہے تھے، نہ آپ جو اسمگلنگ کے اندر معاونت کرتے ان کی نشاندہی کر رہے تھے. یہ تو آپ کی حقانیت تھی، اور میں نے آپ کے اس چپتے ہوئے جملے کے لیے آپ کو یہ چھوڑا تھا. اور آپ کی وہ جو خاموشی کا وعدہ ستانا آپ نے مجھے دیا تھا، وہ خاموشی کتنی جلدی ٹوٹی. میں نے تو معافی مانگ لی تھی. آپ سے معذرت چاہتا ہوں جی، اور بتائیں. ہم نے بھی معافی مانگی. بس اب میں کیا کہوں، میرا آرگیومنٹ کلوز ہو گیا. مجھے حق بولنے سے کوئی نہیں روک سکتا. جی جی، تو میں حق بولوں گا، آپ کو پسند آئے یا نہ آئے. بھائی مجھے تو یہ پتہ ہے میں حسینی ہوں، اور ہم بیعت نہیں کرتے ہر ایسی تیسی لوگوں کی. جی نقوی صاحب، آپ کا موقف آ گیا. بہت شکریہ آپ کا. آپ تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. یہاں پر آ کر آپ لوگوں نے بہت سارے میرے سوال تھے، میرے انفیکٹ عوام کے سوال تھے، ان کا حل نکلا. اس کے ساتھ ہی مجھے ثنا ہوتے اجازت، پھر ملیں گے اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.